क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया के फेमस एविएटर, उनकी वाइफ और उनका बच्चा, ये सब रैंसम और डिसेप्शन के एक डेडली गेम में कैसे फंस गए? एक किडनैपिंग केस इतना हाई प्रोफाइल केस कैसे बना? मेन सस्पेक्ट के कन्विक्शन के बाद भी इस केस पर अब तक डिबेट क्यों हो रही है? अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे इनफेमस और दिलचस्प क्रिमिनल केसेस में से एक लिंडबर्ग के किडनैप की परेशान कुन एक्सप्लोरेशन में मैं आज आपका वेलकम करता हूं। आज हम इस इनफेमस केस की कॉम्प्लेक्स डिटेल्स, एविडेंसेस, सस्पेक्ट्स और लिंडबर्ग किडनैपिंग के आसपास मौजूद मिस्ट्रीज को तलाश करेंगे। चार्ल्स लिंडबर्ग एक फेमस एविएटर थे जिन्होंने 1927 में अटलांटिक ओशन के ऊपर सोलो फ्लाइट करके दुनिया के पहले इंसान बने और हिस्ट्री बनाई। फेमस एविएटर और उनकी वाइफ एनी लिंडबर्ग के 20 महीने का बेटा चार्ल्स लिंडबर्ग जूनियर को 1 मार्च 1932 को न्यू जर्सी के होपवेल एरिया के करीब लिंडबर्ग के घर से उसकी सेकंड फ्लोर पर जो नर्सरी थी उधर से रात 9 बजे के करीब किडनैप किया गया। बच्चे की नर्स ने लिंडबर्ग के पेरेंट्स को उसके घर पे ना होने की खबर तकरीबन 10 बजे के आसपास दी। इमीडिएटली प्रेमिसेस में लिंडबर्ग जूनियर को सर्च करना शुरू किया गया और नर्सरी की विंडो के पास से एक $50,000 का रैंसम नोट मिला। होपवेल पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद उन्होंने फौरन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। किडनैपिंग सीन पर सर्च के दौरान नर्सरी के फ्लोर पे से मड ट्रेसेस मिले। फुटप्रिंट्स जिनकी मेजरमेंट करना इम्पॉसिबल था वो विंडो के नीचे थे। लैडर के 2 सेक्शंस टूटे हुए थे और एक को दूसरे में फंसाकर जोड़ा गया था, जिससे जाहिर होता था कि सीढ़ी या तो चढ़ते हुए या तो उतरते हुए टूटी थी। नर्सरी में या इसके पास कोई ब्लड स्टेन्स भी नहीं थे और ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स मिले। घर वालों और नेबर से इन्वेस्टिगेशन की गई लेकिन कुछ भी ना मिला। लिंडबर्ग ने लोगों से अपील की कि वो किडनैपर से कांटेक्ट करें और निगोशिएशंस करें। किडनैपर से कांटेक्ट करने के दौरान अंडरवर्ल्ड के बहुत से कैरेक्टर से डील किया गया। सेकंड रैंसम नोट लिंडबर्ग को 6 मई 1932 को मिला, जिसमें रैंसम की डिमांड इंक्रीज करके $70,000 कर दी गई। इसके बाद स्टेट गवर्नर ने न्यू जर्सी में एक पुलिस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें प्रोसिक्यूटिंग ऑफिशियल्स, पुलिस अथॉरिटीज और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी पॉलिसीज पर बातचीत की गई। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को भी लिंडबर्ग के अटॉर्नी कर्नल हेनरी की तरफ से हायर किया गया। थर्ड रैंसम नोट लिंडबर्ग के अटॉर्नी को 8 मार्च को मिला, जिसमें बताया गया कि लिंडबर्ग के मिडलमैन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और एक न्यूज़पेपर में नोट की रिक्वेस्ट की गई। ऑन द सेम डे एडिशनल $1,000 रैंसम पे करने की ऑफर डॉक्टर जॉन एफ कॉन्डोन ने ब्रॉन्क्स होम न्यूज में पब्लिश की। नेक्स्ट डे 4th रैंसम नोट डॉक्टर कॉन्डोन को मिला, जिसमें ये इंडिकेशन दी गई कि ये ऑफर एक्सेप्ट की जा सकती है। इसको लिंडबर्ग ने अप्रूव किया। 10 मार्च 1932 को डॉक्टर कॉन्डोन को $70,000 कैश एज अ रैंसम मनी दिए गए और इमीडिएटली न्यूज़पेपर कॉलम के थ्रू कोडवर्ड जेफसी JAFSIE को यूज करते हुए पेमेंट के लिए निगोशिएशंस शुरू हुई। 12 मार्च को रात 8:30 बजे के करीब एक अननोन फोन कॉल रिसीव होने के बाद डॉक्टर कॉन्डोन को 5th रैंसम नोट मिला, जो एक टैक्सी ड्राइवर जोसेफ ने दिया, जो उसे एक स्ट्रेंजर ने दिया था। नोट में कहा गया कि एक और नोट एक वैकेंट स्टैंड पर एक स्टोन यानी कि पत्थर के नीचे मिलेगा, जो सबवे स्टेशन से 100 फीट दूर है। यह 6th नोट था जो डॉक्टर कॉन्डोन को मिला। इसमें दी गई इंस्ट्रक्शंस के बाद डॉक्टर कॉन्डोन 23rd वेन स्ट्रीट और जेरम एवेन्यू के वुडलॉन सिमेंट्री में एक अनआइडेंटिफाइड बंदे से मिले, जिसने खुद को जॉन कहा। 16 मार्च को स्ट्रेंजर ने एज अ टोकन ऑफ आइडेंटिटी बच्चे का स्लीपिंग सूट दिखाया। 21 मार्च को डॉक्टर को 8th रैंसम नोट मिला, जिसमें बताया गया कि किडनैपिंग पिछले 1 साल से प्लान्ड थी। 29 मार्च को लिंडबर्ग की नर्स बेटी गो को एस्टेट के एंट्रेंस के करीब बच्चे का थंब गार्ड मिला, जो किडनैपिंग के वक्त उसने पहना हुआ था। नेक्स्ट डे 9th रैंसम नोट डॉक्टर कॉन्डोन को मिला, जिसमें डिमांड $1,00,000 तक इंक्रीज करने की थ्रेट दी गई। 1 अप्रैल 1932 को डॉक्टर कॉन्डोन को मिलने वाला 10th रैंसम नोट उसे अगली रात कैश तैयार रखने की इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, जिसका जवाब एक प्रेस सेट के थ्रू कॉन्डोन ने दिया। 11th रैंसम नोट 2 अप्रैल 1932 को एक अनआइडेंटिफाइड टैक्सी ड्राइवर के थ्रू कॉन्डोन को मिला। डॉक्टर कॉन्डोन को 12 रैंसम नोट ईस्ट ट्रेमोंट एवेन्यू ब्रॉन्क्स में ग्रीन हाउस के सामने एक स्टोन के नीचे से मिला, जैसा कि 11 नोट में बताया गया था। शॉर्टली देयर आफ्टर सेम इवनिंग 12 नोट को फॉलो करते हुए डॉक्टर कॉन्डोन ने उसी इंसान से मीटिंग की जिसको वो जॉन समझता था और उसे समझाया कि डिमांड को $50,000 तक कम कर ले। ये अमाउंट एक रसीद और 13वें नोट के बदले स्ट्रेंजर को दे दी गई, जिसमें ये इंस्ट्रक्शंस थी कि किडनैप्ड बच्चा मार्था विनयार्ड मैसाचुसेट्स के करीब नील नेम्ड की बोर्ड पर मिल जाएगा। इसके बाद स्ट्रेंजर नॉर्थ की तरफ वुड पार्क में चला गया। नेक्स्ट डे मार्था विनयार्ड के करीब बच्चे को सर्च करने की अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई। 12 मई 1932 को लिंडबर्ग के घर के पास से ही लिंडबर्ग जूनियर की डेड बॉडी मिली, जो जमीन के अंदर आधी बरीड थी और बुरी तरह से डीकंपोज थी। ये बॉडी विलियम एलन ने ढूंढी थी, जो एक ट्रक असिस्टेंट था। बच्चे का सर क्रश था, स्कल में खोल था और बॉडी के कुछ पार्ट्स भी नहीं थे। चार्ल्स जूनियर की लाश का मिलना एक डेवास्टेटिंग ब्लो थी। इस डिस्कवरी ने बच्चे की सेफ रिटर्न्स की होप्स खत्म
करती थी और इन्वेस्टिगेशन किडनैपर को तलाश करने और उन्हें कोर्ट लाने के पीछे लग गई। लिंडबर्ग किडनैपिंग की ट्रेजेडी ने बच्चों की सेफ्टी और क्राइम के बढ़ते हुए थ्रेट्स के बारे में पहले से वाइड स्प्रेड डिबेट को मजीद हवा दे दी। ट्रायल की बात करते हैं। एक जर्मन इमिग्रेंट कारपेंटर बोर्नो रिचर्ड हॉप्टन को पुलिस ने लिंडबर्ग जूनियर के किडनैपिंग केस में एज अ मेन सस्पेक्ट अरेस्ट किया, जिससे रैंसम मनी का एक हिस्सा मिला। हॉप्टन का ट्रायल 2 जनवरी 1935 को न्यू जर्सी की हंटरडन काउंटी कोर्ट में शुरू हुआ। प्रोसिक्यूशन की टीम को अटॉर्नी जनरल डेविड लीड कर रहे थे। प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में हैंड राइटिंग एनालिसिस शामिल था, जिससे जाहिर होता था कि हॉप्टन ने रैंसम नोट खुद लिखा था, और साथ ही उनके विटनेस की टेस्टिमनी जिन्होंने क्लेम किया था कि किडनैपिंग के वक्त हॉप्टन को लिम्पटन के घर के आसपास देखा गया था। हॉप्टन की डिफेंस टीम, जिसको अटॉर्नी एडवर्ड लीड कर रहे थे, उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश किए जाने वाले तमाम एविडेंस नकारा है और हॉप्टन को सजा दिलवाने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन में हेराफेरी की है, जबकि वो इनोसेंट है। 13 फरवरी 1935 को सिर्फ एक मंथ तक जारी रहने वाले ट्रायल के बाद जूरी ने हॉप्टन को फर्स्ट डिग्री मर्डर का गिल्टी पाया और उसे चेयर्स पे बिठा के करंट लगा के जान से मारने की सजा सुना दी। वर्डिक्ट ने लिंडबर्ग की पूरी फैमिली और पूरी नेशंस को एक हद तक क्लोज कर दिया, जिन्होंने 1932 में किडनैप के बाद से इस केस को बहुत ज्यादा इंटेंशन से फॉलो किया हुआ था। लिंडबर्ग किडनैपिंग मिस्ट्री एक ट्रेजिक इवेंट है जिसने दुनिया की अटेंशन हासिल की और आज तक लोगों को फैसिनेट किया हुआ है। एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद इस केस के गिर्द मिस्ट्री सराउंड कर रही है और बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर किसी को नहीं पता। इस केस के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस भी निकले, जिसके नतीजे में किडनैपिंग के हवाले से लॉज में चेंजेस आई और नई इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स भी डेवलप हुई। हो सकता है मैं लिंडबर्ग किडनैपिंग के पीछे पूरी सच्चाई का पता ना हो, लेकिन हम इस ट्रेजिक इवेंट से लर्निंग जारी रख सकते हैं और फ्यूचर में इस तरह के क्राइम्स को रोकने के लिए काम कर सकते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।